सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहे नालंदा विश्वविद्यालय तथा वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की उन्नति के साथ साथ जो बौद्ध विहार थे वो भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए थे। उसी कड़ी में हम सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के बारे में अब अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बिहार राज्य की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक गांव के समीप नालंदा स्थित है। जो मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगृह है, उससे नालंदा की दूरी मात्र 8 मील है। सबसे पहले यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। चीनी यात्री हेनसांग लिखता है कि इस बौद्ध विहार का संस्थापक, जो नालंदा में बौद्ध विहार था, उसका संस्थापक सक्रादित्य था। वो हेनसांग है, वो शासक का नाम नहीं बताकर उसकी उपाधि का उल्लेख करता है कि नालंदा जो विहार है उसका संस्थापक सक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5वीं शताब्दी की ये बात है, उससे की गई है। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की गई है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। महेंद्र और शक्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कुमारगुप्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त ने अपने पिता के इस कार्य को जारी रखते हुए इसके दक्षिण में दूसरा विहार बनवाया। इसके बाद तथागत गुप्त ने पूर्व दिशा में एक और विहार बनवाया। उसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य, उसने पूर्वोत्तर दिशा में एक और विहार बनाया, और उसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य के पुत्र वज्रगुप्त ने इस विहार के पश्चिम में एक और विहार बनवा दिया। इसके बाद वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने यहाँ पर एक और विहार बनवाया, और इन सभी विहारों को चारों ओर से घेरते हुए एक चारदीवारी बनवा दी। इसके साथ साथ हर्ष ने यहाँ एक ताम्र विहार भी बनवाया था। 11वीं शताब्दी के अंत तक हिंदू और बौद्ध दानदाताओं द्वारा नालंदा में मठ और विहार बनाए जाने का क्रम लगातार चलता रहा, और हर्ष काल तक आते आते जो नालंदा था, वो नालंदा महाविहार है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हेनसांग भी इसकी प्रसिद्धि का उल्लेख करता है। शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति है वो 5वीं शताब्दी से बढ़ी, और 6ठी शताब्दी तक आते आते यह न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रतिष्ठित हो गया। चीनी यात्री फाहियान, जो 4थी शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था, वो नालंदा का कोई उल्लेख नहीं करता है, जबकि उसके लगभग 2 शताब्दियों बाद आने वाले चीनी यात्री हेनसांग और हेनसांग के बाद आने वाले इत्सिंग नालंदा की शिक्षा केंद्र के रूप में उच्च शब्दों में प्रशंसा करते हैं। हर्षकाल में नालंदा को पूर्ण राजकीय संरक्षण मिला, जिसके परिणाम स्वरूप यह जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया, और हर्ष ने लगभग 100 गांवों की आय इसके निर्वाह के लिए दे दी। यानी 100 गांवों का जो राजस्व था वो नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए हर्ष के द्वारा समर्पित कर दिया गया। ये ऐसा इसलिए किया गया था कि ताकि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको आवश्यक वस्तुएं हैं वो सुलभ हों, और उन्हें मांगने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़े,
और विद्यार्थी और शिक्षक जो हैं वो अपना पूरा समय विद्याध्ययन में ही लगा सकें। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल भारत के बल्कि दुनिया के अनेक कोनों से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जैसे चीन है, मंगोलिया है, तिब्बत है, कोरिया है और मध्य एशिया के कई देशों से भी यहाँ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वहीली जो कि हेनसांग का जीवनीकार है, उसने यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या 10,000 बताई है और वो बताता है कि यहाँ अध्ययन अध्यापन का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का था। प्रवेश के लिए एक कठिन परीक्षा ली जाती थी जिसमें 10 में से 2 या 3 विद्यार्थी ही मुश्किल से सफल हो पाते थे और यहाँ के स्नातकों का बड़ा सम्मान था तथा देश में कोई भी उनकी समानता नहीं कर सकता था। इसी कारण यहाँ प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों की अपार भीड़ लगती थी। यद्यपि नालंदा है वो महायान बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन फिर भी यहाँ अनेक विषयों की शिक्षा समुचित रूप से प्रदान की जाती थी। पाठ्यक्रम में महायान तथा बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों के ग्रंथों के अलावा वेदों की शिक्षा भी, हेतु विद्या, शब्द विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तंत्र विद्या, सांख्य दर्शन के ग्रंथों आदि की शिक्षा व्याख्यानों के माध्यम से दी जाती थी। विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वान प्रतिदिन सैकड़ों व्याख्यान देते थे, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को उपस्थित होना आवश्यक था। हेनसांग, जिसने यहाँ पर स्वयं 18 महीने रहकर अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, हेनसांग लिखता है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। हेनसांग बताता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्ति ऐसे थे जो सूत्रों और शास्त्रों के 20 संग्रहों का अर्थ समझा सकते थे। 500 व्यक्ति ऐसे थे जो 30 संग्रहों को पढ़ा सकते थे। धर्म के आचार्य को लेकर 10 ऐसे थे जो 50 संग्रहों की व्याख्या कर सकते थे और इन सभी में शीलभद्र अकेले ऐसे थे जो सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। शीलभद्र ऐसे थे, शीलभद्र बौद्ध विद्वान जो सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। इस प्रकार विभिन्न विद्याओं, विचारों और विश्वासों में सामंजस्य स्थापित करना विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ विचारों एवं विश्वासों की स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता की भावना विद्यमान थी। ह्वेनसांग के समय शीलभद्र ही विश्वविद्यालय के कुलपति थे। चीनी यात्री उनके चरित्र और विद्वता की काफ़ी प्रशंसा करता है। वे सभी विषयों के प्रकांड पंडित थे। उसने स्वयं शीलभद्र के चरणों में बैठकर अध्ययन किया था। हेनसांग शीलभद्र को सत्य और धर्म का भंडार कहता है। यहाँ के जो अन्य विद्वान हैं उनमें प्रमुख थे धर्मपाल, जो शीलभद्र के गुरु थे और उनके पूर्वगामी कुलपति यानी उससे पहले विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इनके अलावा चंद्रपाल, प्रभामित्र, जीनमित्र, ज्ञानचंद्र आदि नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। ये सभी विद्वान मात्र अच्छे शिक्षक ही नहीं थे अपितु विभिन्न ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी रचनाओं का समकालीन विश्व में बड़ा सम्मान था। इन प्रसिद्ध आचार्यों के अतिरिक्त नालंदा में अनेक विद्वान भी थे जिन्होंने विद्या के प्रकाश से पूरे देश को आलोकित किया। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ग्रंथों का विशाल संग्रह है तथा प्राचीन पांडुलिपियाँ सुरक्षित थी। चीनी यात्रियों के इसके प्रति आकर्षण का एक कारण यह था कि उन्हें यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियाँ उपलब्ध हो जाती थी। इत्सिंग ने यहाँ रहकर लगभग 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय है वो धर्मगंज नाम की जो बिल्डिंग थी उसमें चलता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय है वो धर्मगंज के नाम से प्रसिद्ध था और वो 3 भव्य भवनों में बंटा हुआ था। उन 3 इमारतों के नाम थे रतन सागर, रत्नोदधि और रतन रंजक। रतन सागर, रत्नोदधि और रतन रंजक। विश्वविद्यालय का प्रशासन चलाने के लिए 2 परिषदें थी, बौद्धिक परिषद और प्रशासनिक परिषद। इन दोनों के ऊपर कुलपति होता था।
विश्वविद्यालय का खर्च शासकों तथा अन्य दाताओं द्वारा प्रदान किए गए ग्रामों के राजस्व से चलता था। इत्सिंग के समय इसके अधिकार में 200 गांवों का राजस्व था। यानी हेनसांग जब आया था तो वो बताता है कि हर्ष ने इसको 100 गांव दे रखे थे, लेकिन इत्सिंग है वो जब आया था तो उसके समय नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांवों का राजस्व मिलता था। खुदाई में कुछ गांवों की मोहरें और पत्र भी मिले हैं जो विश्वविद्यालय को संबोधित करके लिखे गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में खास बात यह है कि प्राचीन जो विश्वविद्यालय हैं उनमें नालंदा सबसे प्राचीन है और नालंदा विश्वविद्यालय ही मात्र ऐसा शिक्षा केंद्र है जिसके हमें पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। अन्य किसी के पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो पुरातात्विक दृष्टि से हम नालंदा विश्वविद्यालय की पुष्टि कर सकते हैं। इस प्रकार नालंदा अपने ढंग का अद्भुत और निराला विश्वविद्यालय था। हर्ष के बाद लगभग 12वीं शताब्दी तक इसकी ख्याति बनी रही। मंदसौर प्रशस्ति लेख है 8वीं शताब्दी का, उससे पता चलता है कि सभी नगरों में नालंदा अपने विद्वानों के कारण जो विभिन्न धर्मग्रंथों तथा दर्शन के क्षेत्र में निष्णात थे यानी दक्ष थे, सबसे अधिक ख्याति प्राप्त किए हुए था। 9वीं शताब्दी में भी यह अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए था। ज्ञात होता है कि इसकी ख्याति से आकर्षित होकर जावा और सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया और उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल वंश के शासक देवपाल से 5 गांव दान में भी दिलवाए। 11वीं शताब्दी से पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण नालंदा का महत्व घटने लगा। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि इस समय से नालंदा पर तंत्रयान का प्रभाव भी बढ़ने लगा। इस कारण भी नालंदा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और अंततः 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। यहाँ के भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और बहुमूल्य पुस्तकालय को जला दिया गया और इस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति विश्वविद्यालय का दुखद अंत हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। 8वीं शताब्दी से नालंदा के विद्वान तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने लगे। नालंदा में तिब्बती भाषा का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारकों में सर्वप्रथम चंद्रगौमिन का नाम उल्लेखनीय है। उनके ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। नालंदा के दूसरे बौद्ध विद्वान शांति रक्षित 8वीं शताब्दी के मध्य में तिब्बत नरेश के निमंत्रण पर वहाँ गए और बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। उन्हीं के निर्देशन में प्रथम तिब्बती बौद्ध मठ निर्मित कराया गया। इस मठ के अध्यक्ष के रूप में जीवन पर्यंत रहते हुए शांति रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके इस कार्य में नालंदा से ही शिक्षित कश्मीरी भिक्षु पद्म संभव ने भरपूर सहयोग दिया। इस प्रकार नालंदा प्राचीन शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसकी ख्याति न केवल भारत अपितु विदेशों में भी फैली हुई थी। वस्तुतः यह एक विश्व भारती था, जहाँ से संपूर्ण देश में संस्कृति का प्रसार होता था। यहाँ के विद्वानों की महानता, उदारता एवं पांडित्य के परिणाम स्वरूप नालंदा का नाम ही तत्कालीन विश्व में विद्या के सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम गुणों का पर्याय बन गया था। यह है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण भी करवाया जा रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय के पास ही एक नव नालंदा महाविहार के नाम से हैनसांग का स्मारक भी बनाया गया है। यहाँ पर जो नालंदा में हैनसांग का स्मारक है उसका नाम है नव नालंदा महाविहार। ये बात हुई नालंदा विश्वविद्यालय की। अब बात करते हैं वल्लभी। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित वल्लभी पश्चिमी भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था, जहां नालंदा की कोटि का ही एक विश्वविद्यालय था।
वल्लभी नगर की स्थापना है वो मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क ने की। मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क ने की और वल्लभी है वो मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। 7वीं शताब्दी में वल्लभी एक प्रसिद्ध व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र बन गया। हेनसांग इसकी समृद्धि का वर्णन करता है और वो बताता है कि यहाँ 100 बौद्ध विहार थे जिनमें लगभग 6000 हीनयानी भिक्षु निवास करते थे। यानी वल्लभी था वो मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय का शिक्षा केंद्र था। और यहाँ पर जो शिक्षा के केंद्र की स्थापना की हम बात करें तो वल्लभी विश्वविद्यालय का जो प्रथम विहार था उसका निर्माण मैत्रक शासक ध्रुवसेन प्रथम की बहन की पुत्री दद्दा ने करवाया था। वल्लभी नामक नगर की स्थापना मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क ने की और इस विश्वविद्यालय या विहार के रूप में जो प्रथम स्थापना थी वो ध्रुवसेन प्रथम की बहन की पुत्री दद्दा ने की। वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यह उच्च शिक्षा का केंद्र था। इत्सिंग नामक बौद्ध विद्वान हमें बताता है कि सभी देशों के विद्वान यहाँ एकत्रित होते थे तथा विविध सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ करके उनकी सत्यता निर्धारित करते थे। यहाँ के अध्यापक 2 या 3 वर्ष तक विद्यार्थियों को पढ़ाते और इस अवधि में विद्यार्थी प्रकांड विद्वान बन जाते। कथा सरित सागर से पता चलता है कि अंतर्वेदी क्षेत्र है वो गंगा प्रदेश को कहा गया है। अंतर्वेदी के ब्राह्मण तक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वल्लभी भेजते थे। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि बंगाल जैसे दूरवर्ती प्रदेश से भी कुछ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वल्लभी पहुंचते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय अपनी सहिष्णुता और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए विख्यात था। बौद्ध धर्म के साथ साथ यहाँ पर न्याय, विधि, वार्ता, साहित्य आदि विषयों की उच्च शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी। इत्सिंग हमें बताता है कि यहाँ के स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। यह तभी संभव था जब पाठ्यक्रम में धर्म के अतिरिक्त लौकिक विषय भी शामिल रहे हों। 7वीं शताब्दी के मध्य में विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्यों में स्थिरमति और गुणमति के नाम प्रमुख थे। ये दोनों ही आचार्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं, स्थिरमति और गुणमति। धरसेन प्रथम के लेख से पता चलता है कि उसने इनके आवास के लिए 2 सुंदर विहार बनवाए थे। यहीं रहते हुए इन दोनों विद्वानों ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की तथा इसी स्थान से बाद में वे नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे। नालंदा के ही समान वल्लभी के विद्वानों का नाम भी श्वेताक्षरों में विश्वविद्यालय के तोरण द्वारों पर अंकित किया जाता था। इस प्रकार वल्लभी भी शिक्षा का एक विख्यात केंद्र था तथा यहाँ भी अध्ययन अध्यापन का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का था। इस विश्वविद्यालय के आचार्यों द्वारा परीक्षित होने के बाद ही विद्वानों को अपने सिद्धांतों की सत्यता और अपनी बौद्धिकता का सही ज्ञान हो पाता था। जैसा कि इत्सिंग के विवरण से हमें पता चलता है, 7वीं शताब्दी में तो वल्लभी का विश्वविद्यालय नालंदा की प्रतिस्पर्धा करने लगा था। मैत्रक शासकों ने इसे उदारतापूर्वक दान दिए और उनके काल में 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के काल में इसकी खूब प्रगति हुई। राजकीय संरक्षण के साथ साथ विश्वविद्यालय को नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों और व्यवसायियों से भी दान मिला। यहाँ के उत्तीर्ण छात्र या तो राजकीय पदों पर नियुक्ति पाते अथवा उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। 8वीं शताब्दी के अरब आक्रमण से विश्वविद्यालय की प्रगति कुछ काल के लिए अवरुद्ध हुई, किंतु पुनः जब शांति स्थापित हुई तो मैत्रकों के उत्तराधिकारियों ने विश्वविद्यालय को संरक्षण और सहायता प्रदान की। 12वीं शताब्दी के अंत तक शिक्षा केंद्र के रूप में वल्लभी की ख्याति बनती रही और देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आते रहे।